नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो एक दिन बाद शुरू होने वाला है जून का महीना। तो 7 महीने ही बचे हैं। जनवरी में तो एक तरीके से पूरे उरूज पर होगा चुनाव अभियान, क्योंकि फरवरी में मतदान होना है और मार्च में किसी समय विधानसभा का गठन होना है, नई विधानसभा का गठन होना है। और 6-7 महीने कुछ भी नहीं होते हैं, चुटकियों में निकल जाते हैं। अब बंगाल जीता है भारतीय जनता पार्टी ने। उससे पहले बिहार में भी बंगाल की तरह शानदार जीत दर्ज की थी। उससे पहले दिल्ली जीता था। उससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा जीते थे। और हाँ, ये ना भूलें कि असम में तीसरी बार सरकार बनी है। पुडुचेरी में फिर से एनडीए की सरकार बनी है। तो 11 राज्यों के चुनाव हुए हैं और उनमें से 7 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगियों की ही सरकारें बनी हैं। तो ऐसे में जब फरवरी 2027 में 5 राज्यों की चुनावी धुंधवी बजेगी, जब नए जनादेश लिए जाएंगे, तो निगाहें इस पर नहीं रहने वाली हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तराखंड में क्या होगा, मणिपुर और गोवा में क्या होगा, बल्कि इस बात पर नजर रहेगी कि पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के बारे में भी ऐसी बातें कही जाती थी, लेकिन 2-3 चुनाव से पहले कि वहां भारतीय जनता पार्टी कोई ताकत नहीं है। लेकिन हमने और आपने देखा है कि बंगाल में एक झटके में 3 विधायकों से 77 विधायक हुए और फिर 77 विधायक से सीधे 208 विधायक और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। वो मऊ में थे, मऊ, और वहां जाकर के उन्होंने 2005 का मऊ दंगे का खास तौर से उल्लेख किया और ये भी कहा कि आज की तारीख में कोई खुली जीप में पिस्तौल लहराकर हिंदुओं को नहीं डरा सकता। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट। उनके साथ जुड़ लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो योगी आदित्यनाथ ने मऊ दंगे का उल्लेख किया है और जाहिर है, अगर पिस्तौल जीप पर लहराता हुआ कोई दिखाई दिया था तो वो अब इस दुनिया में शायद नहीं है। और नहीं है। ऐसे माफियाओं का, गुंडों का, बदमाशों का और जो उपद्रवी थे, जो वसूली से लेकर के और मर्डर और तमाम तरह के हीनियस क्राइम में शामिल हुआ करते थे, उनका तो सफाया योगी जी ने कर दिया है। तो कौन सा एजेंडा मुख्य तौर पर अब रहेगा और मऊ में जाकर के माफियाओं को फिर से ललकारना और माफियाओं को जो शरण देते रहे, संरक्षण देते रहे, उनको भी निशाने पर लेना, ये एक कितना बड़ा संदेश और संकेत है और दिशा पकड़ ली है क्या योगी जी ने? देखिए, ये इलाका है मऊ विधानसभा क्षेत्र, जहां से मुख्तार अंसारी विधायक था और ये जो है 10 साल से जेल में था और बीमार हो गया था और ये बीमारी से मर गया। अब इसका बेटा वहां से विधायक है, अब्बास अंसारी, और इसने भी जो है 2017 में और 22 में बड़े बड़े भड़कीले बयान दिए थे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं और हम सारे अफसरों को ठीक कर देंगे, किसी का ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके खिलाफ मुकदमा भी हुआ था और उसमें इसका कन्विक्शन भी हो गया था और ये डिस्क्वालीफाई भी हो गया था, लेकिन हाईकोर्ट से उसको राहत मिल गई तो वो जो है बहाल हो गई सदस्यता उसकी।
तो ये वो इलाका है जहां 2005 में दंगा हुआ था और जहां मुख्तार अंसारी खुली जीप में पिस्तौल लहराते हुए घूम रहा था। और उस समय जब योगी आदित्यनाथ जो उस समय गोरखपुर से सांसद थे, जब वो वहां गए थे, उनके ऊपर घातक हमला हुआ था, उनकी हत्या का प्रयास हुआ था। लेकिन वो अपने लोगों की कुछ लोगों की सावधानी से वो बच गए। तो आज ये सारी बातें तो योगी जी ने नहीं बताई, लेकिन वहां के लोगों की स्मृति में ये सारी बातें ताजा है। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि मुख्तार अंसारी की ये हिम्मत हुई कैसे कि वो एक ऐसा इलाका जो कि हिंदू बहुल इलाका है, और वहां पर फिर भी वो जो है चुनाव जीत जाता है, और उसके बाद हिंदुओं को ही धमकाता है और लगातार जीतता रहता है। गाजीपुर जो बगल का जिला है जहां से उसका बड़ा भाई एमपी है अफजाल अंसारी, वहां केवल 7% मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वो जो है मुख्तार अंसारी के परिवार का वहां पे दबदबा है। और मुख्तार अंसारी हमारे देश के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भतीजा है। और 1930-35 के दशक में कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर डीएच अंसारी। तो वो मुख्तार अंसारी उनका ग्रेट ग्रैंडसन है। ये बड़ा इलस्ट्रियस फैमिली है। तो हमें देखना होगा कि ये मुख्तार अंसारी, ये अतीक अहमद, और बिहार में शहाबुद्दीन, और बंगाल में जो है आपका शेख जहांगीर, और एक संदेश खाली का जो है एक और था, वो कौन था वो भी औरंगजेब, क्या नाम था उसका, जो जेल में इस समय। इनको इतनी ताकत मिलती कहाँ से है? इनको ताकत मिलती है 1920 में, जो महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था, और जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को रास्ता दिखाया कि आप अपनी राजनीति को को अपने मजहब से जोड़ लो, और उसके बाद आप एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाओ, एक ऐसा दबाव समूह बनाओ, ताकि हर पार्टी आपके सामने नतमस्तक रहे, और और हर पार्टी के सामने ये दबाव रहे कि अगर उसे एकमुश्त 20% वोट आपके समुदाय का मिल जाएगा, तो फिर आपके लिए कुछ हिंदुओं को जाति में बांट करके आप आराम से इलेक्शन जीत सकते हो। ये मॉडल कांग्रेस ने 1952 से परफेक्ट एकदम कर लिया था। तो कांग्रेस का ये मॉडल चल रहा था देश में आराम से। और उसके बाद इसी मॉडल को जो है, जब चौधरी चरण सिंह अलग हुए 67 में कांग्रेस से, और लोहिया थे, उन्होंने भी यही मॉडल अपनाया कि बैकवर्ड कि मुस्लिम यादव, और मुस्लिम दलित, और मुस्लिम जाट, और फिर बाद में अजगर बना 89 में जब आया जनता दल, अहिर जाट गुर्जर राजपूत, फिर वो मजगर हो गया, उसमें मुस्लिम जोड़ लिया गया। तो ये एक मॉडल चलता रहा था कि हिंदू राजनीति को सवर्ण, मध्यम जाति यानी बैकवर्ड कास्ट और दलित में बांट दो, और इसमें से दलित और बैकवर्ड में किसी से गठबंधन कर लो, और जीतने लायक समीकरण बना लो, और सत्ता में मान मारो। लेकिन और इससे हुआ क्या कि जो जो मुसलमानों की राजनीति थी, वो तो लगातार जो है सत्ता के केंद्र में बनी रही करीब जो है 2014 तक। तो लेकिन और बीजेपी ने हमेशा इस राजनीति का प्रतिरोध किया, प्रतिकार किया, विरोध किया, और हमेशा आरोप लगाया कि ये जो है राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति है, जो राष्ट्र के लिए घातक है और ठीक नहीं है। और इस राजनीति में जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ 1990 में, जब अयोध्या में कार सेवा हुई, और जब मंडल आयोग लागू हुआ, बीजेपी का उभरना शुरू हुआ, हिंदू चेतना का उभार होना शुरू हुआ, और लोगों को यह समझ में आने लगा कि ये जो अल्पसंख्यक जो जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, ये दबाव पैदा कर सकती है, लेकिन निर्णायक नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को लगता था कि हम निर्णायक हो सकते हैं। लालू यादव को लगता था कि बिहार में हम मुसलमानों के संग मिल करके हमेशा निर्णायक राजनीति करने की ताकत हमारे पास रहेगी। यही भ्रम सीपीएम को था, यही भ्रम ममता बनर्जी को था। ममता बनर्जी का ये भ्रम टूट गया 15 साल के बाद। तो जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, जिसको कहा जाता है अल्पसंख्यक राजनीति है, ये दबाव पैदा कर सकती है, कभी निर्णायक नहीं हो सकती। लेकिन ये राजनीति जो है और अगर भारत की राजनीति अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स से ही संचालित होगी, तो ये न केवल अस्वाभाविक है, अलोकतांत्रिक है, और देश के लिए घातक भी है, क्योंकि भारत का विभाजन मज़हब की बुनियाद पे हो चुका है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए।
तो जिस तरीके से अब हिंदू चेतना का उभार हुआ है और हिंदुओं को जातियों में बाँट करके मुसलमानों को एक तरफ इकट्ठा करके आप जो है राजनीति कर लो और विनिंग कॉम्बिनेशन बना लो। समाजवाद मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, 1 बार अखिलेश यादव बन गए और और एक बार अपने बल पर मायावती भी बनी जब उनको बहुमत मिला, 3 बार मुख्यमंत्री वो बनी बीजेपी के सहयोग से और यही काम ममता बनर्जी ने किया। तो आज जो है 90 में ये मॉडल लागू ये आपका मंडल और आरक्षण और अयोध्या की कार सेवा हुई थी। आज उस घटना को 36 साल हो रहे हैं और 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के भी 100 साल हो गए हैं। तो इन 36 सालों में अब ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स के ज़रिए भारत की राजनीति पे वर्चस्व बनाए रखने का जो मॉडल था, अब यूपी, बिहार, बंगाल, असम हर जगह ये ध्वस्त हो चुका है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि समाजवादी पार्टी का अगले साल के चुनाव में क्या भविष्य है, तो आपको कोई ज़्यादा कठिन इसमें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और 2027 में क्या होने वाला है, ये ये और वो एकदम स्पष्ट है। कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलता है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो जो दिल्ली में सीनियर जर्नलिस्ट के साथ ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के बाहर जो बोलते हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके का हिंदू कंसोलिडेशन किया है और जिस तरीके से जनता में जन जागरण किया है और ये मानते हैं कि बीजेपी को कोई मुसलमानों के खिलाफ घृणा नहीं फैलाती है, वो केवल हिंदुओं के बीच में जो जाति की खाई है उसको बाँटने का वो लगातार प्रयास कर रही है। यही वो यूपी में भी कर रहे हैं, यही उन्होंने हर राज्यों में किया है। जैसे कुशवाहा जाति को बैकवर्ड कास्ट के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है बंगाल में। या मोहन यादव को बनाया है मध्य प्रदेश में, या नायब सिंह सैनी को बनाया है हरियाणा में। तो बीजेपी ने ये तो साफ कर दिया है एकदम पिछले 12 सालों में कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी जाति का वीटो नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है। पार्टी की स्पष्ट नीति है कि सबको जो है समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर है। तो दलित समुदाय से संबंध रखने वाले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन जाते हैं और जनजाति समाज की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं। लोगों के दिमाग में एक बात है और कि पिछड़े वर्ग से 2024 संबंध वाले के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं राधा कृष्णन जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखें तो यूपी में जो जाति और मजहब का जो जहीला गठजोड़ था, इसकी राजनीति की बुनियाद पर बीजेपी ने बहुत गहरी चोट की है पिछले 35 सालों में और इसके परिणाम अब हमको दिखाई पड़ रहे हैं। जी। लोगों के दिमाग में एक सवाल ये है कि 2024 में जिस तरह इन्होंने हिंदुओं को जातियों में विभक्त कर दिया था और हाँ। उसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को मिल गया था उत्तर प्रदेश में, और अब फिर से दोनों साथ हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तो ये 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसी कारस्तानी नहीं करेंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ये फिर से हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए 2024 में जो उनका फॉल्स नैरेटिव था, जो उनका झूठा विमर्श था कि संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच में जो भी तनाव था, जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस थे और जो भी टिकटों के बंटवारे में जो टकराव था, योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं मानी गई, सारे लोगों को टिकट दे दिया गया, वो एक बड़ा कारण था बीजेपी की हार का। और उसका मुख्य श्रेय मैं तो बीजेपी के अंदरूनी कॉन्ट्रडिक्शंस को दूंगा, ना कि नहीं, कोई नहीं, कोई बड़ी सफलता मैं अपने इसलिए पैरों की। मैं भट्ट साहब, मैं इसलिए इस बात नहीं, से मैं सहमत अपनी बात पूरी मैं एक आपकी बात एक बता रहा हूँ। एक मिनट, एक हाँ, मिनट। मैं इस बात से हाँ, इसलिए सहमत नहीं होता कि नुकसान केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, पश्चिम बंगाल में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। तो वहां तो योगी महाराष्ट्र में, आदित्यनाथ हाँ, नहीं थे। वहाँ वहां तो अलग-अलग कारण थे। वहां तो योगी आदित्यनाथ नहीं थे ना। तो तो ठीक है, चलिए यहाँ पर जी, जी। हाँ, कुछ तो मैं ये टिकटों कह रहा को हूँ कि लेकर अब के जो है राहुल गांधी अभी भी इसी अभियान में लगे हुए हैं। अभी भी वो लाल किताब लेके घूमते हैं और उन्होंने अभी 10 दिन पहले कहा है
कि डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ काम किया है मोदी ने, नरेंद्र मोदी गद्दार है, प्रधानमंत्री गद्दार है, गृह मंत्री गद्दार है। और फिर उन्होंने कहा कि कहीं पे भी किसी अगर अल्पसंख्यक के साथ अगर अन्याय हो रहा हो तो माइनॉरिटी मत कहो, मुसलमान कहो। तो वो अभी भी जो है मुसलमानों के वोटों को गोलबंद करना चाहते हैं और हिंदुओं को जाति में बांट करके अपना विनिंग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव की जो समीक्षा अंग्रेजी अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में हो रही है, वो लोग ये तो कहते हैं, बहुत दबी आवाज से कहते हैं कि बीजेपी ने हिंदू कंसोलिडेशन कर लिया। लेकिन जब आप हिंदू कंसोलिडेशन का सवाल उठाएंगे, जब आप ये कहेंगे कि बीजेपी ने हिंदू वोट को गोलबंद कर लिया, तो फिर आप ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मुसलमानों के वोट को गोलबंद किया और जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है दुर्गा सप्तशती के साथ अल्लाह अकबर गा रही थी और जिस तरीके से उनकी एमपी सयोनी घोष ने शिवलिंग के ऊपर कंडोम को पहनाया था और काबा और सनातन की बातें कर रही थी, तो उनको ये बातें भी करनी पड़ेगी। तो अभी भी जो जो आपका जो जिहादी लेफ्ट अंग्रेजी मीडिया है, वो बीजेपी के बंगाल में हिंदू कंसोलिडेशन के बारे में बात करने को हिचक रहा है, क्योंकि फिर उसको डर लगता है कि अगर अगर हम हिंदू वोटों के गोलबंदी की बात करेंगे तो मुसलमानों के गोलबंदी का मामला भी उठेगा। पिछले 80 सालों में 52 में पहला चुनाव हुआ था, 75 साल पूरे हो रहे हैं। पहले मुसलमान एन ब्लॉक जो है कांग्रेस के साथ था, 25 साल सीपीएम के साथ रहा, फिर वो 15 साल ममता बनर्जी के साथ रहा और वहां पे मुसलमानों का दावा है कि हमारे 28 से 30 से 32% हमारा वोट है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 284 में 208 सीटें जीत गई। आसाम में हिंदू आबादी मात्र 60% है, हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी 40% है, फिर भी बीजेपी ने आसाम में हिंदुओं की 60% आबादी और मुसलमानों के कड़े विरोध के बावजूद 80% सीटें आसाम में जीती हैं। तो ये केवल जो जो मुसलमानों ने अपनी ताकत से ज्यादा और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से जो हिंदुओं को जाति में बांटे रखने का जो षड्यंत्र था, उसको बीजेपी ने बंगाल और असम में विफल कर दिया है। बीजेपी ने 2014 में दो के लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार सफलता पाई, 2017 में शानदार सफलता पाई विधानसभा चुनाव में, 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल एक साथ आए, फिर भी बीजेपी की सीटों पर कोई असर नहीं पड़ा। 2022 में चौथा चुनाव बीजेपी जीता यूपी विधानसभा का, 2024 में बीजेपी को सेटबैक लगा और बीजेपी की सीटें घट के 33 पे आ गई, समाजवादी पार्टी 37 पे आ गई, कांग्रेस को 6 मिली, 80 में बीजेपी को अपने अलायंस के साथ मिला करके मात्र 35 सीटें मिली। तो ये जो राजनीति चल रही थी कि मुसलमानों को गोल बंद करो, हिंदुओं को बांटो, ये राजनीति अब कमजोर हो रही है और इसकी सबसे बड़ी घोषणा हुई है बंगाल में, जो फाल्टा विधानसभा सीट में 97% हिंदुओं ने वोट किया और जितने हिंदुओं ने वोट किया 100% वोट वो बीजेपी के खाते में गया। तो ये जो है कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, लालू यादव के लिए, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है और इस खतरे की घंटी से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों बहुत बेचैन हैं। उनको मालूम है कि बंगाल का यूपी का बड़ा गहरा रिश्ता है। लाखों लोग जो हैं यूपी के बंगाल में या तो स्थायी निवासी हैं या वहां पे काम धंधे की तलाश में जाते हैं। तो यूपी की राजनीति में भी ये गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। अब ये जो आपका जो आप और अखिलेश यादव को इसका आभास पहले से हो गया था, इसीलिए वो 2023 से पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हालांकि उसको मजाक में ये भी कहा जाता है, पीडीए का मतलब होता है पहला दावेदार अहिर। पीडीए का मतलब ये भी रखा गया है, पहला दावेदार अहिर। तो अब ये जातियों का जो जो ये मैनिपुलेशन है, जातियों का जो ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उसका समय अब जा रहा है। अगर बीजेपी ने आसाम में और बंगाल में हिंदुओं का कंसोलिडेशन किया है, तो उसका मतलब कहीं से ये नहीं निकल सकता कि वो एंटी मुस्लिम है। अगर अगर जो है ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना में महीने में 360 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था और 30% से ज्यादा उसके लाभार्थी जो है वो या तो बांग्लादेशी हैं या फर्जी हैं या उनका अस्तित्व ही नहीं है।
और ये अलग बात है कि ऐसे फर्जी लाभार्थियों में बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, मेजॉरिटी मुसलमान हैं। तो ये जो और अगर बीजेपी के बारे में ये ऐसी कोई शिकायत होती कि ये किसी समुदाय विशेष या मजहब के खिलाफ है, तो योगी जी का ये सरकार में 10वां साल है। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की ऐसी कौन-सी योजना है, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिला? आज तक कोई आरोप नहीं लगा पाया ये। चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो आपका निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हो, सब में सबको बराबर का लाभ मिल रहा है। लेकिन सड़कों पे नमाज़ पढ़ने की अनुमति ना बंगाल में है और ना उत्तर प्रदेश में है। सड़क पे कब्ज़ा करने के लिए जहाँ मन चाहा आपने दरगाह बना ली, मज़ार बना ली, मदरसा बना लिया, मस्जिद बना लिया। ये अनुमति अब 9 साल से तो हो गया यूपी में नहीं है और यही अनुमति और इसी नियम का पालन कड़ाई से अब पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। 107 साल बाद ऐसा पहला मौका आया जब रेड रोड पर बकरीद के दिन नमाज नहीं पढ़ी गई। 100 साल से अधिक के बाद ये अवसर आया कि पश्चिम बंगाल में बकरीद के दिन गाय नहीं काटी गई। तो ये तो और पश्चिम बंगाल में गायों की हत्या को रोकने के लिए 1950 से अधिनियम है। अब सवाल ये होता है कि 76 साल से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी ने इस कानून को लागू क्यों नहीं किया? वो 1950 में तो बीजेपी नहीं थी, तो जो एक्जिस्टिंग लॉ को तो लागू कर रहे हैं। यूपी में गो हत्या को रोकने का कानून 1952 या 55 का है और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए ये जो है हवा में एक हवाई फायर कर देना और हवाई नारा उछाल देना कि बीजेपी इसके एंटी है, इसके प्रो है, वो किसी के एंटी किसी के प्रो, ये सरकार के आचरण से, सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्यकलापों से इसका प्रमाण मिलता है। कोई बताए कि जो है केंद्र सरकार की ऐसी कौन-सी योजना है जो आप कह सकते हो कि ये मुसलमानों के हितों के विपरीत है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का ऐसा कौन-सा फैसला है जो बताए कि ये जो है मुस्लिम के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अरे शुभेंदु अधिकारी ने तो ये तक वहाँ आदेश कर दिया है कि जितने मदरसे हैं जिनको राज्य सरकार से सहायता मिलती है, एड मिलती है, वहाँ पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। अगर ये बात योगी जी आदेश लागू कर देंगे यूपी में, तो यहाँ तो तूफान खड़ा हो जाएगा। तो लेकिन राष्ट्र जो है वो मज़हब से ऊपर है। राष्ट्र की अस्मिता मज़हब से ऊपर है। भारत की जो जो राष्ट्रीय आइडेंटिटी है वो किसी मज़हब से ऊपर है, किसी धर्म से ऊपर है। राष्ट्र सर्वोपरि है। यही बात हमेशा से संघ के लोग, बीजेपी के लोग कहते आए हैं। कोई मैंने भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म राष्ट्र हित से ऊपर नहीं हो सकता। दिस एप्लाइज़ टू ऑल। और जो कि हिंदू मेजॉरिटी में है, तो इससे तो सबसे ज़्यादा परेशानी हिंदुओं को होनी चाहिए। मैंने शुरू में हरियाणा का, महाराष्ट्र का, दिल्ली, बिहार का और असम में भी जीत का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि इन राज्यों में फिर से सरकारें बनना और अल्टीमेटली बंगाल, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये सनातनियों की एकजुटता का नतीजा है। और इस समय जो अभियान चल रहा है घुसपैठियों को पहचानने का, उनको हिरासत में लेने का, उनको वापस बांग्लादेश भेजने का या म्यांमार जहाँ के भी हैं वहाँ भेजने की व्यवस्था करने का, ये भी एक मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि नहीं, घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वैलिड दस्तावेजों के साथ, पासपोर्ट, वीजा के साथ नहीं आए हैं, उनको यहाँ से दफा होना पड़ेगा। इसका एक बड़ा मैसेज जाता है। और ये जितने सीमावर्ती राज्य हैं उनमें सीमा से लगे हुए 15-15 किलोमीटर दूर तक के जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको डिमोलिश करने का आदेश अमित शाह का, ये सारे काम एक संदेश दे रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को तो हम सर्वोच्च स्थान पर ले ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। जो डेमोग्राफी चेंज करके एक बड़ा खतरा पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उससे भी निपटा जा रहा है। और ये एक मुद्दा बनेगा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब, मणिपुर, गोवा के चुनाव में।
देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में बहुत दिन से कह रहा हूँ कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से देश की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो लगातार बदल रही है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदलने का अर्थ ये नहीं है कि हिंदुओं का एकता हो रही है। एकता तो एक अपने आप में नेगेटिव टर्म है। एक हिंदुओं का, भारत का एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। आज हिंदू अपनी अस्मिता को पहचान रहा है। आज वो पुराना इतिहास की पड़ताल कर रहा है कि पिछले 1000 सालों में देश के संग हमारे संग क्या हुआ, कितने मंदिर तोड़े गए, कितने करोड़ लोग मारे गए, कितनी माताओं बहनों के संग क्या-क्या हुआ, अत्याचार हुआ और कितनी महिलाओं को ले जाके बेच दिया गया काबुल और बगदाद के बाजार में काफिल महिलाओं को। और नारा था काबुल में कि दुख्तराने हिंदुस्तान दो दीनार, दुख्तराने माने माने महिला। तो अब जो है कि और जिस तरीके से भारत की अस्मिता को, भारत की 10,000 साल पुरानी जो सभ्यता की पहचान को कांग्रेस ने, नेहरू ने, गांधी ने मिल करके जो उसको बदरंग बनाया था, आज हमें अपने संस्कृति बोध का एहसास अब होने लगा है। आज हम अपना पुराना इतिहास जान रहे हैं। अयोध्या में मंदिर बन रहा है। भोजशाला, धार जिले मध्य प्रदेश में जो है, जो वाग देवी का मंदिर है, वहाँ पे हिंदुओं को पूजा-पाठ नियमित करने की अनुमति मिल गई है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये मस्जिद नहीं है। अभी ऐसे सैकड़ों फैसले आने हैं। तो जब आप जो भारत की प्राचीन हमारी अस्मिता है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी परंपरा है, हम अपनी विरासत की ओर दोबारा लौट रहे हैं। 24 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन में कहा था, विकास और विरासत दोनों साथ चलेंगे। इस बात को पिछले 2 सालों में योगी जी ने दर्जनों बार कहा है, पता नहीं लोग उस पे ध्यान क्यों नहीं देते। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये किसी भी मज़हब के खिलाफ नहीं है, ये एंटी मुस्लिम नहीं है। आप भी रहिए, आप अपने जो भी आपके संविधान में अधिकार दिए गए, आप उसके अंदर रहिए। लेकिन ये जो अखिलेश यादव कहते हैं कि जो जिहादी आतंकवादी हैं, जिन्होंने लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैज़ाबाद की, बनारस की और गोरखपुर की कोर्ट में ब्लास्ट किए थे, उनको अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जैसी सत्ता में आएँगे, हम उनको रिहा कर देंगे क्योंकि वो मासूम मुस्लिम नौजवान हैं। तो इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी। जो अपराधी है, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी एक सेना के भगोड़े जवान से लाइट मशीन गन खरीदता है और एक यूपी पुलिस का डीएसपी शैलेंद्र सिंह उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, तो उसके ऊपर इतना दबाव पैदा कर दिया जाता है मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा कि उसको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है, शैलेंद्र सिंह को। तो ये अब नहीं चल रहा है जब से योगी जी आए हैं या जहाँ-जहाँ बीजेपी सरकार बन रही है। समस्या केवल लोगों को ये आ रही है। तो जो मुस्लिम राजनीति ने, जो भारत की राजनीति में अपने को एक केंद्र बिंदु बना लिया था, न्यूक्लियस बना लिया था कि हम ही तय करेंगे, और जो मुसलमानों की जो 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 आपके देवबंदी वहाबी जिहादी मौलाना हैं, जो विदेशी पैसे पे पलने वाले लोग हैं, इनमें ये जो जो अकड़ थी, एरोगेंस थी कि हमारे बगैर किसी की सरकार यूपी में नहीं बनेगी। इस अकड़ को, इस झूठे अहंकार को बीजेपी ने तोड़ दिया है। और अब ये जब अहंकार टूट गया है और ये पॉलिटिकल मॉडल ध्वस्त हो गया है कि हिंदुओं को बाँटो, मुसलमानों को इकट्ठा करो और सरकार बनाओ। ये यूपी में ध्वस्त हो गया, बिहार में हो गया, बंगाल में हो गया, आसाम में हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखें कि 2027 में अखिलेश यादव का क्या होने वाला है, तो उनकी स्थिति बहुत गंभीर नज़र आती है। आई सी अ वेरी ब्लीक पिक्चर, अ वेरी डार्क फ्यूचर फॉर हिम, नो फ्यूचर फॉर हिम एट ऑल। क्योंकि आप केवल मुसलमान यादव के बल पर अब यूपी की राजनीति में आप प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकते। वो युग बीत गया। ये बड़ी स्पष्ट बात है। और ये बात जो है, समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह के बयान देते हैं और जिस तरह के पोस्ट वो सोशल मीडिया पे करते हैं, आप ध्यान से देखिए तो उनको इस बात का एहसास हो गया है कि बंगाल से जो चुनौती उभरी है, उससे वो कैसे निपटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।